नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती पाठ 7 शिष्टाचार का प्रश्न और उत्तर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहला है गद्यांश में हेतु की बताई गई विशेषताएं, यानी हेतु की क्या क्या विशेषताएं इस गद्यांश में बताई गई हैं वो आपको लिखनी है। तो देखो, अगर आपने ये पाठ पढ़ा होगा शिष्टाचार तो आपको पता होगा हेतु की विशेषताएं क्या क्या थी। तो वो अरूप था, उज्जड था, गंवार था और मोटे मोटे उसके स्थूल हाथ थे। ठीक है, तो इसमें ये लिख दीजिएगा, इसमें उज्जड, इसमें गंवार और इसमें मोटे मोटे स्थूल हाथ। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। अब आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं ना जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। कौन से? जैसे यहाँ पे पहला शब्द है बर्खास्त। ठीक है, तो आपको ऐसा एक प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर क्या आए, बर्खास्त आए। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे प्रश्न बनाया है कि श्रीमती दिन में 10-10 बार हेतु को नौकरी से क्या करती थी। क्या करती? जो श्रीमती जी थी, मालकिन जी, वो दिन में 10-10 बार हेतु को नौकरी से क्या करती थी, तो बर्खास्त करती थी। तो देखा आपने, इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर एक ही, मतलब यही बर्खास्त आया। फिर हेतु। ठीक है, तो अब हेतु आपको ऐसा एक प्रश्न बनाना है ना जिसका उत्तर हेतु आए। तो देखो हमने लिखा है किसकी पीठ मजबूत थी, तो हेतु की पीठ मजबूत थी। तो देखो इसका उत्तर क्या आया, हेतु आया ना। बस आपको ऐसा ही करना था। प्रश्न नंबर 3 है कारण लिखिए। इसमें पहला है राम गोपाल जी की नौकरों की खोज शिथिल हुई। राम गोपाल जी की नौकरियों की खोज शिथिल हुई, इसका कारण क्या था। तो देखो इसका उत्तर ये है, हेतु अपनी मालकिन का गुस्सा चुपचाप सह लेता, इससे धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगा और हेतु को काम करते करते दिन बीतने लगे। ठीक है, अगला है हेतु की तनख्वाह से कटौती होती। हेतु जो था उसकी तनख्वाह से कटौती होती थी, तो इसका कारण आपको बताना है। तो फिर क्या लिखोगे, देखो उसके हाथों से उसके हाथों से घर की किसी न किसी चीज का नुकसान हो जाता था, है ना। उसी के कारण उसके तनख्वाह में कटौती होती थी। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे कि नौकर और मालिक के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सो मत लिखिए, अभी आपको अपना मत लिखना है कि नौकर और मालिक के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हो, आपके अनुसार क्या ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। चलो मैं आपको फटाक से पढ़ करके बता देती हूँ, आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिएगा और लिखते रहिएगा। कहा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक मालिक की सेवा करने वाला नौकर मालिक के सभी कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी रखता है। वह जब चाहे उन जानकारियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। यह काम मालिक भी कर सकता है, परंतु हृदय से जुड़े रिश्तों में विश्वास होता है, उसमें विश्वासघात कभी नहीं होता। कई बार यह देखने को मिलता है कि मालिक अपने नौकर को अपने घर के सदस्यों की तरह मानता है और परिवार के सदस्य की तरह उसको भी सम्मान देता है। उसकी इच्छाओं व जरूरतों को बिना उसके कहे ही समझ लेता है। उसकी अच्छी बुरी परिस्थितियों में उसके साथ खड़ा होता है। वह न केवल उसकी आर्थिक सहायता बल्कि सामाजिक एवं मानसिक सहायता भी करता है। उसके इसी स्वभाव का परिणाम उसे नौकर से दोगुना होकर मिलता है। नौकर मालिक के बीच का यही अपनापन, वो व्यवहार ही उन्हें एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनाए रखता है। वे दोनों हृदय से एक दूसरे के करीबी बनकर रहते हैं। स्वयं के विकास के साथ साथ सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नौकर और मालिक के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका उत्तर था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के भी विचार शायद से यही हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पाठ के आंगन में, अभी तक हम ये ऊपर वाले प्रश्न कर रहे थे। ठीक है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पाठ के आंगन में पहला है सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। इसमें क है संजाल, ये संजाल आपको पूर्ण करना है। तो क्या है इसमें, श्रीमती की विशेषताएं। जो श्रीमती जी थी यानी जो मालकिन जी थी, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी वो आपको बताना है। तो एक यहाँ पे देखो 4 बॉक्सेस दिए गए, मतलब 4 विशेषताएं हमको लिखनी है। तो पहला, श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। और दूसरा, जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती। और तीसरा, जब उन्हें नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। है ना, कितनी अच्छी थी श्रीमती जी।
जब पतिदेव पे गुस्सा आता था तो अंग्रेजी में बात करते हो, जब नौकर पे गुस्सा आता तब तो गालियों में डायरेक्टली। और पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती थी। और पलंग पर वो बैठे बैठे नौकर के हर काम की जानकारी रखती थी। मतलब देखो, वो काम देखने भी नहीं जाती होंगी और बार बार ऐसे बोलती रहती होंगी ना कि उधर की सफाई नहीं की, इधर की सफाई नहीं की। ठीक है, देखो कई लोग की आदत होती है, मतलब उनको ऐसा लगता है नौकर मतलब जैसे उसको तो हमने खरीद ही लिया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। वो उसकी आज कोई मजबूरी है जो आपके लिए वो काम कर रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं रहेगा कि सबका दिन एक जैसा ही रहे। ठीक है, दिन भी बदलते हैं, तो इसीलिए हमें हर एक के साथ मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना। तो बस यही यहाँ पे दिया गया, पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती। तो ये श्रीमती जी की विशेषताएं थी। ठीक है, तो चलिए अभी आगे चलते हैं। ये देखो बैठे बैठे, थोड़ा यहाँ पे ऐसे बैठे लिख दिया था मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पर बैठे बैठे होगा। ठीक है ना, देखो इधर बैठे बैठे, मैंने इधर 2 पाई खींच करके आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। ख है इसमें कि विधान के सामने दी हुई चौखट में सत्य और असत्य लिखिए। अभी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, जैसे हम लोग इंग्लिश में करते हैं ना ट्रू और फॉल्स, उसी तरीके से। इसमें पहला आया, अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की। यह सत्य है या फिर सत्य है? तो सत्य है ना, उन्होंने अपनी चीज़ों को खोजना शुरू कर दिया था। दूसरा, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। सत्य है क्या असत्य है? ये भी सत्य है। ग है कि श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार, जो श्रीमती जी थी वो नौकरों के बारे में क्या विचार रखती थी, उनकी सोच क्या थी? तो इसका उत्तर देख लो, वो नौकरों को क्या क्या समझते थे, सुनिएगा। झूठे, गलीज और लंपट। बताइए। मौलिक सृजन, इसमें क्या है, इसको तो समझना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित मुद्दों के उचित क्रम लगाकर उनके आधार पर कहानी लेखन कीजिए। सुनिए बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं, तो इन्हें ना एक उचित क्रम में लगाना है, लाइन से लगाना है, और फिर एक कहानी लिखनी है। समझ में आया? फिर उसका शीर्षक भी देना पड़ेगा आपको। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, इन मुद्दों को ना एक लाइन से लगा दिया। पहले एक लड़का लिखा, फिर शहर के महाविद्यालय में पढ़ना, छुट्टियों में गाँव आना। ठीक है, फिर उसके बाद प्रतिवर्ष सूखे की समस्या का सामना, मन में निश्चय, कुआं खोदने का प्रारंभ, लोगों का हंसना, एक मित्र का साथ देना। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी हम इस सभी को जोड़ते गए। फिर लास्ट में सीख और शीर्षक लिखेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, रुको मैं आपको बताती हूँ, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का बताती हूँ। आपको ऐसे क्रमानुसार लिखना है, और फिर उसके बाद से कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये इतना आप बस लिखते जाओ। चलो आगे का दिखाती हूँ, ये आगे का। ठीक है, अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका शीर्षक क्या है, मतलब इसका नाम क्या है इस कहानी का, जहाँ चाह वहाँ राह। आपने भी सुना होगा, कहा जाता है ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती ही है। और आपका ये अनुभव भी होगा, अगर आप किसी काम को करना चाहते हो, अगर आपने मन में ठान लिया कि हाँ हमको ये काम करना है, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता उस काम को करने से। बस आप एक कदम बढ़ाइए तो सही, फिर आप देखोगे कि कैसे अपने आप ही आपके लिए अवसर, मतलब रास्ते बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो वही ये कहानी आपको बताएगी। तो चलो बच्चों, एक बार मैं आपको कहानी पढ़ करके बता देती हूँ और आप लोग समझिएगा। ठीक है, मैं पढ़ते जाऊँगी, आप लोग समझते जाना। हाँ, महेश नाम का एक लड़का था, वह शहर के एक महाविद्यालय में पढ़ता था। महेश प्रतिवर्ष अपने परिवार के साथ गाँव घूमने जाया करता था। इस वर्ष भी वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया था। अब की बार उसने सूखे ताल तलैया व पोखरों के साथ साथ असहाय गांव वालों के सूखे चेहरे भी देखे। ऐसे दयनीय चेहरे तो वह बचपन से ही देखता आ रहा था, लेकिन इस बार के दृश्य ने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया। उसका कारण शायद उसकी वयस्कता और सूखे की समस्या की गहराई थी। सुबह से शाम तक 3200 बार गांव के चौपाल व सभाओं में, सड़क के नुक्कड़ों पर, खेतों की मेड़ों पर तथा अलग अलग बैठकों में उसका सामना सूखे की समस्या से हो ही जाता था। गांव वाले हाथ पर हाथ धरे केवल इस समस्या पर चर्चा करते, इससे निपटने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता। एक शाम बिस्तर पर लेटे लेटे उसने मन में यह निश्चय कर लिया कि वह सूखे की इस समस्या से अपने गांव को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगा। कुआं खोदने की योजना ने महेश को रात भर बेचैन रखा।
भोर हुई तो महेश अपने साथ कुदाल, फरसा, खुरपा और एक टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा। उसने कुआं खोदना शुरू किया। बगीचे में आने वाला हर कोई महेश से पूछता, महेश बेटा क्या कर रहे हो? महेश मुस्कुराकर कह देता, पानी की व्यवस्था। बगीचे में और बगीचे के रास्ते आने जाने वाले लोग उसे देखकर हंसने लगते। महेश के गांव के मित्र को जैसे ही यह बात पता चली, वह तुरंत हाथ में टोकरी और कुदाल लेकर बगीचे में पहुंच गया। मित्र का साथ पाकर महेश का हौसला बढ़ गया। अब दोनों दुगुनी रफ्तार से गड्ढा खोदने लगे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और है, सुनिएगा। जब गांव के मुखिया को यह बात पता चली तो उन्होंने बगीचे में जाकर देखा, गड्ढा काफी खोदा जा चुका था। महेश व उसके मित्र की निष्ठा व परिश्रम साफ साफ उस गड्ढे की गहराई में झलक रही थी। मुखिया ने एक पल की देर किए बगैर पगड़ी बांधी, कमर कसी और हाथ में कुदाल थामकर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मुखिया जी गड्ढा खोद रहे हैं, यह बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। हर घर से बच्चे, जवान, बूढ़े सभी टोकरी, कुदाल, फरसा लेकर निकलने लगे। देखते ही देखते बगीचे में 100-150 की सशस्त्र फौज खड़ी हो गई। इस नेक काम में लोग जुड़ते चले गए। 2 सप्ताह के भीतर ही कुआं बन करके तैयार हो गया। जल्द ही बरसात आई, जमकर बारिश हुई और कुआं लबालब भर गया। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे और फिर कभी गांव में पानी की समस्या नहीं हुई। ठीक है, तो ये थी बच्चों कहानी जो आप लोग को समझ में आई होगी। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि एक दूसरे के सहयोग से बड़ा संकट भी दूर किया जा सकता है। या फिर ये भी हमको सीख मिलती है कि मन में निश्चय कर लेने पर सफलता निश्चित ही मिलती है। तब पहाड़ जैसी कोई बाधा रहेगी तो भी वो आपके रास्ते से उसको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें करना है तो करना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे 10th में 95 के पार जाना ही है, 90+ लाना ही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस आपको अपने तन मन से लगना पड़ेगा। मन भी लगाओ पढ़ाई में और मेहनत भी करो, बैठ करके अच्छे से पढ़ाई करो, सारे मैथ्स के सम्स वगैरह सब सॉल्व करो, फिर आपको कौन रोक सकता है सफल होने से, बताइए, है ना। इसीलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं पाठ से आगे। इसमें क्या बोला गया है कि मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। विचार को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, मानवता ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, तो ये जो विचार है इसे आपको अपने शब्दों में स्पष्ट करना है, अपने शब्दों में बताना है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में क्या लगता है वो आप लिख सकते हो। मुझे जो लगता है मैंने लिखा है। क्या लिखा है इसमें देखो, मानव ईश्वर की सबसे उत्तम रचना है। मानव को सर्वोच्च पद उसकी संरचना से नहीं बल्कि उसके गुणों से प्राप्त हुआ है। सहयोग, सदाचार व सद्भाव जैसे मानवीय गुण ही मानव को अन्य जीवों से श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। मानव का मानव के साथ ही अन्य जीवों के प्रति समर्पण ही सर्वोत्तम धर्म है। मानव जाति आदिकाल से इसी मानवता के धर्म का पालन करती आ रही है, परंतु समय सदैव एक जैसा नहीं रहता है। आज मानव मानवता के धर्म को भुलाकर स्वयं द्वारा निर्मित धर्म को अधिक महत्व देने लगा है। नतीजन आज हर तरफ हिंसा, संघर्ष, दुख का साम्राज्य है। इसके विपरीत मानवता का धर्म हमें इस तरह के कर्मों से सदैव दूर रहने की प्रेरणा देता है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि अन्य धर्मों की अपेक्षा मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। ठीक है बच्चों, तो बस अभी और भी है, मुझे लगा खत्म हो गया, अभी और भी है। तो चलिए इतना आपको समझ में आया ना, अभी आगे भी है भाषा बिंदु। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि दिए गए अव्यय भेदों के वाक्य पाठ्य पुस्तक से ढूंढ करके लिखिए। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, जो अव्यय के भेद यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं तो वो आपको पाठ्य पुस्तक से ढूंढ करके लिखना है। तो क्या इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, तो इसमें आप क्या लिखोगे बच्चों, मैं आपको एक एक करके बताते जाती हूँ, सुनिएगा। इसमें आप लिखिएगा यहाँ पर कि आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूँ, और दूसरा हेतु बार बार आंसू छिपाने का यत्र करता, यत्र नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा। आप रुको 1 मिनट ज़रा, मैं आपको बताती हूँ, रुको, ये यत्र नहीं आएगा, यत्र नहीं, यहाँ पे यत्न आएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको सही कर लेना। मैं जब भी PDF अपलोड करूँगी ना टेलीग्राम चैनल में तो सही करके मैं लिख दूँगी, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखो, यत्न। ठीक है ना, PDF अपलोड करूँगी अभी मैं, तब मैं अच्छे से लिख दूंगी, लेकिन यत्न आप लिखिएगा। ठीक है, तो हेतु बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता। फिर अभी समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक, विषमादि बोधक, इसमें आप क्या लिखोगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो समुच्चय बोधक में ये लिखना कि दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है
और दूसरा वाक्य क्या लिखोगे, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। संबंध सूचक में क्या लिखोगे, तो मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। और दूसरा, श्रीमान सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए। फिर विषम्यादिबोधक अव्यय में आप क्या देखोगे, मतलब क्या लिखोगे, तो ये लिखना, वाह जी 150 की चीज ले गया तो 20 रुपये तनख्वाह की वह चिंता करेगा। और दूसरा, अरे तू कहाँ था इतने दिन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका ये वाला प्रश्न भी पूरा हो चुका है। अब हम लोग रचना बोध की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी। रचना बोध में आपको क्या लिखना है, देखो बच्चों ये लिखना है कि शिष्टाचार कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पाठ है शिष्टाचार, इसका प्रश्न और उत्तर हमने समाप्त कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया ही होगा, है ना। तो चलो बच्चों, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का, हर एक लेसन का, चाहे हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, कुछ भी हो, हर एक लेसन का PDF फाइल अवेलेबल है। आप जा कर के बस उधर सर्च करो लेसन का नाम और आपको वो PDF मिल जाएगा, फिर आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। धन्यवाद।